गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम परागण की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। यह परागण की प्रक्रिया या पॉलिनेशन पादपों में निषेचन से पूर्व संपन्न होता है। परागण कब संपन्न होता है? निषेचन से पूर्व संपन्न होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा? परागकोश से परागकण मुक्त होकर मादा की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। परागकोश से परागकण मुक्त होकर मादा की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या स्थानांतरित होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया, इसे क्या कहा जाता है? परागणीय पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होगा? जब परागकण मुक्त होकर के मादा की वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो इस वर्तिकाग्र तक जो पहुंच रहे हैं, यह खुद उसी पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र है या किसी अन्य पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र है। इसके आधार पर जो परागण की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसमें पहला है स्वपरागण, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, तथा इसी में दूसरा प्रकार है पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो आज हम स्वपरागण और परपरागण के बारे में बात करेंगे और स्वपरागण या परपरागण के लिए कौन कौन से आवश्यक अनुकूल परिस्थितियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्वपरागण के बारे में हमने बात की थी कि यदि किसी पुष्प का परागकण, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र अथवा उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, स्थानांतरित हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम? स्वपरागण। जबकि परपरागण किसमें होगा? दो भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य, दो भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य यदि परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे क्या बोल देंगे? परपरागण। देखिए परपरागण में जो दो भिन्न भिन्न पादप है वो एक ही जाति के होने चाहिए। इसे हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखिए ये एक पुष्प है, एक पादप है जिसपे दो पुष्प लग रहे हैं। देखिए ये आपके पास पहला पादप है और यही इसी जाति का दूसरा पादप है। यदि इस पुष्प से परागकण निकले, परागकोश का स्फुटन हुआ, परागकण निकले, यदि ये परागण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे या सेम पादप की उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो इसे हम क्या बोल देते हैं? स्वपरागण। यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहा जाता है, ऑटोगैमी। तो इसे क्या कहा जाता है? स्वयुग्मन। किंतु यदि एक पुष्प के परागकण उसी पादप की किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। यह स्वपरागण के दो प्रकार हैं
जो स्वपरागण है ये वास्तविक स्वपरागण है, लेकिन जो सजात पुष्पी परागण है ये हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक रूप से, क्योंकि दोनों पुष्पों में जीनी संरचना समान होगी, तो आनुवांशिक रूप से तो क्या है ये स्वपरागण। लेकिन इस तरह के परागण के लिए हमें परागकणों को पहुंचाने के लिए परागकण के लिए विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो क्या हो गया, एक प्रकार से परागण हो गए क्रियात्मक दृष्टि से, तो इसको हम स्वपरागण में शामिल करते हैं। लेकिन क्रियात्मक दृष्टि से ये किस प्रकार के परागण में माना गया है, पर परागण में, क्योंकि इसमें परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होती है। किंतु यदि किसी पादप के पुष्प के परागण किसी अन्य पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, यानी कि दो भिन्न भिन्न पादपों के मध्य में क्या हो, परागण की क्रियाविधि हो, तो इसे क्या बोल देते हैं, पर परागण कहा जाता है। तो जो स्वपरागण है, यह स्वपरागण मटर में, मक्का, इनमें पाया जाता है। जबकि जो पर परागण है, यह पर परागण की क्रियाविधि अंगूर, कपास, गुड़हल इत्यादि पादपों में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रकृति में ऐसे कौन कौन से अनुकूलन हैं जो कि स्वपरागण या पर परागण के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम देखते हैं पहले स्वपरागण के लिए अनुकूलन। स्वपरागण के लिए अनुकूलन, अडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, स्वपरागण का मतलब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचे, यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि पुष्प के पास परागकण यानी कि नरजन्नांग होनी चाहिए, उसी में तो नरयुग्मक बनेंगे, और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाएगा, अर्थात उसके पास वर्तिकाग्र यानी कि वर्तिका किसका भाग है, अंडक का, तो उस पुष्प के पास अंडक अर्थात मादा जन्नांग भी होनी चाहिए। क्या कही हमने कि स्वपरागण में क्या होता है, अपने ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस पादप के पास परागकण यानी कि नरजन्नांग और वर्तिकाग्र अर्थात मादा जन्नांग होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं उभयलिंगिता। उभयलिंगिता यानी कि बाइसेक्सुअलिटी। प्लांट यानी कि पादप कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए। तो स्वपरागण के लिए जो पहली और सबसे मोस्ट अनुकूलन है वो क्या है कि पादप कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए। आप इसे द्विलिंगी भी कह सकते हैं कि पादप के पास नर और मादा दोनों जन्नांग उपस्थित होने चाहिए। दूसरी बात, यदि पादप के पास नर और मादा दोनों जन्नांग उपस्थित है, तो जब नर जन्नांग परिपक्व हो तो उसी समय मादा जन्नांग भी परिपक्व होनी चाहिए, क्योंकि यदि मादा जन्नांग परिपक्व नहीं हुए तो चाहे परागकण कितना ही उसी पादप की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, किंतु निषेचन की क्रिया नहीं होगी। यानी कि जो नर और मादा जन्नांग है वो एक ही समय पर परिपक्व या मैच्योर होने चाहिए, एक ही समय पर परिपक्व या जननक्षम होने चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं मैच्योर रिप्रोडक्टिव। इस तथ्य को हम बोलते हैं समकाल पक्वता। होमोगेमी। यदि पादपों में स्वपरागण की क्रियाविधि करानी है तो नर और मादा जन्नांग एक ही समय पर परिपक्व या जननक्षम होने चाहिए। यानी कि जब परागकण विमुक्त होकर के मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो मादा की वर्तिकाग्र उस समय ग्राही होनी चाहिए, यानी कि उस परागकण के प्रति अपनी क्रिया दर्शाए। किंतु यदि ऐसी क्रिया नहीं होगी, अगर इस पुष्प का परागकण यहाँ पहुंच गए और ये उस समय परिपक्व नहीं है, तो क्या स्वपरागण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में कौन सा परागण होता है?
परागण होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? समकाल पक्वता का गुलअब्बास। मटर, हमने देखा था जब आनुवंशिकी के नियम पढ़े थे हमने कि मेंडल ने मटर के पादप को चुना था क्योंकि मटर का पादप कैसा था? द्विलिंगी, और द्विलिंगी होने के कारण हम इसमें स्वयं परागण आसानी से करा सकते हैं। क्लियर है? इसमें थर्ड पॉइंट है अनुन्मलीयता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। थर्ड पॉइंट क्या है स्वयं परागण के लिए? क्लिस्टोगेमी। देखिए क्लिस्टोगेमी से क्या तात्पर्य है? हमने देखा है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, प्लांट में पहले कलिका अवस्था आएगी और कलिका अवस्था बाद में क्या बना देती है? पूर्ण पुष्प का निर्माण कर देती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावर है हमेशा किस कंडीशन में बने रहते हैं? बड कंडीशन में ही बने रहते हैं, यानी कि कली अवस्था में बने रहते हैं। पादप द्विलिंगी है कली अवस्था में, यानी कि इस कलिका अवस्था में ही नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों उपस्थित होंगे। यदि ऐसे पुष्प जो कभी खिले ही नहीं, यानी कि ऐसे पुष्प जो हमेशा कली अवस्था में बने हुए हैं, उनके अंदर नर और मादा दोनों जन्नांग हैं। अगर पुष्प बंद है तो उस पुष्प के बंद में क्या होगा? जब परागकोश का स्फुटन होगा तो हमेशा उसी ही पादप के परागकण कहाँ पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। यदि पुष्प खिलता तो हो सकता है दूसरे प्लांट के परागकण भी वहां तक पहुंच जाते, लेकिन बंद अवस्था में हमेशा क्या होगा? सदैव यहाँ पे क्या होता है? स्वयं परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अनुन्मलीयता क्या कहती है? अनुन्मलीयता क्लिस्टोगेमी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पुष्प कभी नहीं खुलते, अर्थात हमेशा कैसे कंडीशन में रहते हैं? कली अवस्था में रहते हैं। और ऐसे पादपों में सदैव और सदैव कौन सा परागण होता है? स्वयं परागण संपन्न होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वायुला। क्या है इसका एग्जाम्पल? वायुला। तो परागण में हमने देखा कि स्वयं परागण होने के लिए सबसे पहली बात तो पादप को द्विलिंगी होना चाहिए, अर्थात पादप के पास नर और मादा दोनों ही जन्नांग उपस्थित होने चाहिए। अगर पादप के पास दोनों जन्नांग है तो ये दोनों जन्नांग समान समय पर ही परिपक्व होने चाहिए, यानी कि जब नर जन्नांग परिपक्व हो उस समय पर ही मादा जन्नांग भी परिपक्व हो जाए, ताकि उनमें निषेचन की संभावना बनी रहे। और जो इसका तीसरा और अंतिम इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इसका अनुन्मलीयता क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या कह रही है? कुछ पुष्प ऐसे हैं जो कभी नहीं खिलते, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते, अर्थात किस में बने होते हैं? ये हमेशा कलिका अवस्था में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? वायुला। इसका एक सेकंड एग्जाम्पल भी है कनकवा कैमेलिना। इसमें क्या होता है? दोनों तरह के पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन जो पुष्प कली अवस्था में पाए जाते हैं उनमें सदैव क्या होगा? स्वयं परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब हम पर परागण के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास अगला पॉइंट है पर परागण के लिए अनुकूलन, यानी कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचे, उसके लिए क्या क्या अनुकूलन है? पहली बात तो पुष्प कैसा होना चाहिए? एक लिंगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए प्लांट? एक लिंगी। देखिए जो पादप एक लिंगी होते हैं उस पादप में या तो नर पुष्प होंगे या मादा पुष्प होंगे, या तो नर पुष्प होंगे या मादा पुष्प होंगे। तो जनन के लिए विपरीत लिंगी का होना आवश्यक है। तो जब नर के परागकण मादा तक पहुंचेंगे तो सदैव दूसरे पुष्प के मादा के पास पहुंचेंगे। तो एक लिंगी पादपों में सदैव क्या होता है? पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। एक लिंगी पादपों में सदैव क्या होगा? पर परागण होगा। लेकिन देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जो पादप तो कैसे हैं आपके? द्विलिंगी, लेकिन इनके पास पुष्प कैसे होता है? एक लिंगी। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो खुद तो द्विलिंगी लेकिन पुष्प कैसे है? एक लिंगी। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास ये एक प्लांट है, इसमें कुछ फ्लावर लग रहे हैं। इस प्लांट में क्या होगा? जैसे इस वाले फ्लावर के पास केवल नर जन्नांग है, इसके पास मादा जन्नांग है, इसके पास नर जन्नांग है, यानी कि देखिए ये जो पुष्प है इसके पास केवल क्या बनेंगे? परागकण। इसके पास क्या है? अंडक वाली संरचना।
तो ये वाला पुष्प तो नर पुष्प है और ये वाला पुष्प मादा पुष्प है, लेकिन सेम फ्लावर के पास नर और मादा दोनों हैं। तो जो पादप द्विलिंगी है लेकिन पुष्प कैसा है इनमें, एक लिंगी। इस तरह के पादपों में स्वयुग्मन नहीं होता। जो हमने स्वपरागण में बात की थी, स्वयुग्मन वो नहीं होता, किंतु इनमें सजात पुष्पी परागण हो सकता है। सजात पुष्पी परागण हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं हम, यदि पादप द्विलिंगी है लेकिन पुष्प एक लिंगी है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे, यदि पादप एक लिंगी है तो सदैव क्या होगा, परपरागण। लेकिन यदि पादप द्विलिंगी है और पुष्प एक लिंगी है तो स्वयुग्मन तो नहीं होगा, क्योंकि इसके खुद के परागकण खुद की वर्तिकाग्र को निषेचित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पुष्प के पास वर्तिकाग्र नहीं है, लेकिन इसके परागकण इसकी वर्तिकाग्र को निषेचित कर सकते हैं, अर्थात सजात पुष्पी परागण ऐसे पादपों में हो सकता है। सेकंड, यदि पुष्प कैसा हो हमारे पास, द्विलिंगी। ये तो हमने बात की थी एक लिंगी की। पुष्प अगर आपका पादप एक लिंगी है तो सदैव पर परागण होगा, किंतु यदि पुष्प एक लिंगी है तो सजात पुष्पी परागण भी हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है। किंतु यदि पुष्प द्विलिंगी है तो इस पुष्प में क्या होनी चाहिए, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता या डाइकोगेमी। हमने स्वपरागण में बात की थी, पुष्प द्विलिंगी है तो उसके जो दोनों जननांग है नर और मादा, दोनों जननांग समान समय पे परिपक्व होने चाहिए। किंतु यदि ये समान समय पे परिपक्व नहीं होते, अर्थात या तो मादा जननांग पहले परिपक्व हो जाए या नर जननांग पहले परिपक्व हो जाए, तो उस कंडीशन में कौन सा परागण होता है, पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो द्विलिंगी पुष्प जिनमें भिन्न काल पक्वता पाई जाती है, इनमें पर परागण की क्रिया विधि संपन्न होती है। यह जो भिन्न काल पक्वता है, यह दो तरीके से संपन्न हो सकती है। कितने तरीके से संपन्न हो सकती है, ये दो तरीके से। पहली कंडीशन ये है कि इनके परागकण तो परिपक्व हो जाए, परागकण पहले परिपक्व हो जाए, किंतु वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं हो। वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं हो, यानी कि नर जननांग तो परिपक्व हो गए किंतु मादा जननांग परिपक्व नहीं हुए। या सेकंड कंडीशन क्या है कि वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाए, किंतु परागकण परिपक्व नहीं हो। परागकण परिपक्व नहीं हो। तो जो भिन्न काल पक्वता है यह दो प्रकार की होती है। यदि परागकण पहले परिपक्व हो जाता है मादा जननांग से तो इसे बोला जाता है पुंख पूर्वता। यदि नर जननांग मादा जननांग से पहले परिपक्व होते हैं तो इसे पुंख पूर्वता कहा जाता है। इंग्लिश में से बोलते हैं प्रोटो एंट्री। इसका एग्जाम्पल है गुड़हल, कपास यानी कॉटन। गुड़हल में कपास में क्या होता है कि जो नर जननांग है वो पहले परिपक्व हो जाते हैं, जबकि मादा जननांग लेट परिपक्व होते हैं। किंतु यदि नर मादा जननांग पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, स्त्री पूर्वता। तो इसे क्या कहेंगे, स्त्री पूर्वता। इंग्लिश में से बोलते हैं प्रोटोगायनी। इस तरह का जो लक्षण है ऐसा बरगद के प्लांट में और ब्रेसिकेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। तो भिन्न काल पक्वता का क्या कह रही है कि यदि नर और मादा जननांगों के परिपक्व होने में अंतर पाया जाता है तो ऐसे पादपों में क्या पाया जाता है, पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो पर परागण के लिए पहली शर्त है कि पादप एक लिंगी होना चाहिए। दूसरा, यदि पादप द्विलिंगी है तो उनमें क्या होनी चाहिए, भिन्न काल पक्वता होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए पर परागण के लिए हमने पहली बात की थी पादप एक लिंगी होना चाहिए, किंतु यदि पादप द्विलिंगी है तो उसके दोनों जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होने चाहिए। इसी में ही द्विलिंगी पादप की में ही स्वपरागण का एक और लक्षण होता है, इसे बोलते हैं स्वबंधता। स्वबंधता
यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या कहता है? स्वबंधता। देखिए, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों जन्मांग पाए जा रहे हैं, अर्थात पुष्प कैसा है? द्विलिंगी पुष्प है। पुष्प कैसा है? द्विलिंगी। किंतु क्या होता है पादपों में? देखिए, ये हमारे पास एक द्विलिंगी पुष्प है। इस द्विलिंगी पुष्प में जब परागकोश स्फुटन की प्रक्रिया होगी और यहाँ से परागकण मुक्त होंगे, यदि इस पादप के परागकण अपने पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो ये जो परागकण है ये अंकुरित नहीं होते, अर्थात इनमें पराग नलिका का निर्माण नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं हम? कुछ पादपों में यदि स्वयं के परागकण स्वयं की वर्तिकाग्र तक गिर जाते हैं या पहुंच जाते हैं तो भी इनमें अंकुरण नहीं होता। इसे क्या कहा जाता है? स्वबंधता। जब अंकुरण पराग नलिका का निर्माण ही नहीं होगा तो निषेचन की क्रियाविधि नहीं होगी। ऐसा पाया जाता है अंगूर में। किसमें पाया जाता है? अंगूर में। अंगूर का पुष्प द्विलिंगी होता है, किंतु इसमें फिर भी स्वपरागण नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? स्वबंधता पाई जाती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसी में कुछ पादप द्विलिंगी होता है लेकिन फिर भी इसमें स्वपरागण नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें अवरुद्ध परागण पाया जाता है। अवरुद्ध परागणता यानी कि हर्कोगैमी। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए क्या कह रहा है? अवरुद्ध परागणता कि जो परागण की प्रक्रिया है वो क्या हो गई? अवरुद्ध हो गई, अर्थात रुक गई। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से स्वपरागण को रोकने के लिए संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। संरचनात्मक अवरोध उपस्थित होता है। कुछ पादपों में, कुछ द्विलिंगी पादपों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण को रोकने के लिए क्या पाया जाता है? संरचनात्मक अवरोध। यानी कि इनमें स्वपरागण नहीं होगा तो सीधी सी बात है, इसमें कौन सा परागण होगा? पर परागण। क्या कह रहा है ये? अवरुद्ध परागण। देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी तो है इस प्रकार के पादपों में परागकोश कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होता है कि परागकोश के स्फुटन से जो परागकण निर्मित होते हैं वो अपने पुष्प की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि परागकोश का स्फुटन इस तरीके से होता है कि जो परागकण है वो दूर दूर जाके क्या होता है? फैल जाते हैं, लेकिन अपने पुष्प की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। इनमें क्या पाया जाता है? संरचनात्मक अवरोध। तो इसे क्या बोला जाता है? अवरुद्ध परागण या पर परागण होगा। इसका एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा पादप, जिसे हम बोलते हैं कलीहारी पादप। कलीहारी या ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा प्लांट में क्या होगा कि जब परागकण स्फुटित होंगे, परागकोश का स्फुटन होगा तो जो परागकण निकलेंगे वो क्या होंगे? दूर दूर फैल जाते हैं, दूर दूर गिर जाते हैं, अपने पुष्प की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। इसी में अंतिम पॉइंट है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व या हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइल। देखिए क्या होगा हेटेरोस्टाइली में? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, वही द्विलिंगी पादप है, लेकिन जो इसमें वर्तिका है, जो वर्तिका की जो लंबाई है वो क्या होती है? इनमें अलग अलग होती है। इस प्रकार के पादपों में क्या होता है? देखिए, दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। इस प्रकार के पादपों में कैसे पुष्प पाए जाते हैं? आपके पास दो प्रकार के पुष्पों में क्या होगा? प्रथम प्रकार के पुष्प तो ऐसे होते हैं जिनमें वर्तिकाग्र लंबी होगी। वर्तिका क्या होगी इसमें? लंबी। किंतु जो पुंकेसर की क्रिया है, जो पुंकेसर है वो कैसे होंगे? इसके छोटे। या दूसरे पुष्प ऐसे पाए जाते हैं जिसमें
वर्तिका की लंबाई होगी कम, लेकिन पुंकेसर की लंबाई क्या होती है? ज्यादा। डायग्राम से देखते हैं। देखिए, इसमें दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं। जिन पुष्पों में वर्तिकाग्र की लंबाई छोटी होती है, वर्तिका की लंबाई कम होगी, उसमें पुंकेसर कैसे होते हैं? लंबे पाए जाते हैं। किंतु जिनमें वर्तिका की लंबाई लंबी होगी, वहां पे पुंकेसर कैसे पाए जाते हैं? छोटे। अब इस प्रकार के पुष्पों में क्या होता है कि लंबे परागकण, लंबे पुंकेसर के जो परागकण है वो लंबी वर्तिका को, और छोटे पुष्प के जो छोटे पुंकेसर के जो परागकण है वो छोटी वर्तिका को क्या करते हैं? परागित कर पाते हैं। अब यदि इसके परागकण इस वर्तिका तक पहुंचेंगे तो वो निषेचित नहीं कर पाएंगे कि जो लंबे पुंकेसर के परागकण है वो केवल लंबी वर्तिका को निषेचित कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? विषम वर्तिकाग्र। और यह विषम वर्तिकात्व किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल इसका प्रिमूला। कौन से पात्र में पाया जाएगा? ये प्रिमूला के फ्लावर में पाया जाता है। तो पर परागण में हमने क्या देखा? या तो पुष्प एक लिंगी होना चाहिए, किंतु यदि पुष्प द्विलिंगी है तो दोनों जननांग समान समय पे परिपक्व नहीं होने चाहिए। इनमें स्वबंधता पाई जा सकती है। इनमें अवरुद्ध परागण पाया जा सकता है कि यदि खुद का परागकण खुद की वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, खुद का स्वबंधता में क्या होगा? खुद का परागण खुद की वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो निषेचित नहीं कर पाएगा। लेकिन अवरुद्ध परागण में क्या होगा? खुद का परागकण खुद की वर्तिकाग्र तक ही नहीं पहुंच पाता। विषम वर्तिकात्व में क्या होगा? विषम का मतलब है अलग अलग। इसमें वर्तिका की लंबाई क्या पाई जाती है? अलग अलग। यदि वर्तिका की लंबाई कम है और पुंकेसर लंबे हैं तो वो भी अपने पुष्प की वर्तिका को निश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लंबे जो पुंकेसर के परागण हैं वो लंबे पुष्प की वर्तिका को ही क्या कर सकते हैं? लंबी वर्तिका को ही निषेचित कर पाते हैं। तो इनमें क्या होगा? सदैव पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पर परागण की क्रिया के लिए आवश्यक विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।